तो अपने इस कार्यक्रम में लगातार हम बात कर रहे हैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की, कैसे अपने ही मंदिर में दार तार हो रही है दिल्ली की शिक्षा। जहां देश का भविष्य तैयार करने के दावे किए जाते हैं, वहां बेसिक सुविधाएं बच्चों को नहीं दी जा रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स प्लेट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की खामियां स्कूलों में पाई गई हैं। स्कूल की समस्याएं अगर हम आपको बताएं, इस स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर 6000 के आसपास है। एक बड़ा आंकड़ा 6000 स्कूल में बच्चे और बच्चियां पढ़ती, यानी लड़के और लड़कियों की जो संख्या है, लेकिन सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। अकेले लड़कियों की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है। तो राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी की हम बात कर रहे हैं। लड़कियों की संख्या है 3500, यानी 6000 में से 3500 लड़कियां हैं। और आमतौर पर लड़कियों को उस स्कूल में ज्यादा समस्याएं होती हैं, ज्यादा मुश्किलें होती हैं। अगर नियम की बात करें तो एक पाली में पढ़ने के लिए सिर्फ 1400 बच्चे आ सकते हैं। तो 1400 बच्चों को एक पाली में बुलाया जा सकता है। 3 पाली में बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन बुराड़ी में स्कूल में 3000 बच्चे एक ही पाली में पढ़ने के लिए आते हैं। 3000 बच्चे एक साथ एक जगह पढ़ाई करते हैं। अगर ब्लाइंड शिक्षकों की बात करें तो स्कूल में 9 ब्लाइंड शिक्षक हैं। तो राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी की ये तस्वीरें, बुराड़ी की ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं। स्कूल के अंदर शिक्षकों के लिए 135 पोस्ट हैं, जिनमें से 9 ब्लाइंड स्कूल के शिक्षक हैं जो सिर्फ स्कूल में आते हैं। और इन शिक्षकों में से 89 शिक्षक मौजूदा समय में 6000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल के अंदर एक नई बिल्डिंग भी बनाई गई है। तो स्कूल की बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग का निर्माण स्कूल में किया गया है, लेकिन उस बिल्डिंग की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। इस बिल्डिंग के अंदर 24 कमरे बनाए गए हैं। 6000 बच्चों के लिए एक और बिल्डिंग बनाई गई है। 24 कमरे उस बिल्डिंग के अंदर बनाए गए हैं। इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल को कुल 50 कमरों वाली जगह की जरूरत है, यानी आधे से भी कम जगह बच्चों को दी जा रही है। ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने पर बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है, यानी भूकंप के लिए जो मानक तैयार किए जाते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले, उन मानकों को यहां पर पूरा नहीं किया गया है। अभी भी स्कूल के सभी प्रमुख जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहां पर काम जो है चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को खतरनाक बताया है। 6000 बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की बिल्डिंग खतरनाक है, इस तरीके की रिपोर्ट भी है। उसके बाद इस बिल्डिंग में मासूम बच्चों को पढ़ना और उनके घर वालों को पढ़ाना शायद उनकी मजबूरी नजर आती है। इसी के साथ ऑपरेशन एजुकेशन का हमारा अगला पड़ाव था पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज का सरकारी स्कूल, जो कि दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में है। पेश है हमारे संवाददाता की एक और रिपोर्ट। शिक्षा हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कोई भी समाज अगर विकास और समृद्धि की तरफ ले जाना है उस समाज को, तो उसकी पहली सीढ़ी शिक्षा है। कि शायद देश में पहली बार कोई सरकार बजट को 106, शिक्षा के बजट को 106% आगे बढ़ा रही है। 106%। सुना आपने क्या कह रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया? जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ये घोषणा दिल्ली के नए बजट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। ऑपरेशन एजुकेशन के दौरान जब हमारी टीम पड़पड़गंज के सरकारी स्कूल में पहुंची, जहां स्कूल के बाहर गार्ड ने हमारी टीम को अंदर जाने से मना कर दिया और बहस करने का प्रयास करने लगा। इतना ही नहीं, स्कूल के कुछ बच्चों से स्कूल के बारे में पूछा तो पहले तो बच्चे इस बात से डर गए कि कहीं उनका नाम न काट दिया जाए और कैमरे के सामने आने पर कतराने लगे। लेकिन कुछ और बच्चों ने स्कूल की वास्तविक स्थिति से हमें रूबरू कराया। है कि नहीं है? अभी सही भी हो रहा है। पहले तो दिक्कत थी, पहले थी, अब सही हो रहा है ना। और तुम किस क्लास में हो? 9th क्लास में तुम भी हो। हमारे रूम में पंखे हैं? कितने पंखे हैं? अभी लग भी रहा है। कोई शिक्षा मंत्री कभी आए थे आपके स्कूल में? अरे जाना स्टोर रूम में रख रखा है। कैसे
कैसे सुधारेंगे माननीय इन स्कूलों को? कैसे बनाएंगे नई पीढ़ी का सुनहरा भविष्य जब मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिलेंगी इन नौनिहालों को? इस पूरे ऑपरेशन एजुकेशन के दौरान आपने देखा होगा कि दिल्ली के उन तमाम स्कूलों में जहां पर यह दावा किया जाता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं, बच्चों को बैठने के लिए टेबल है और पीने के लिए पानी है, लेकिन सरकार का ये सपना अभी भी अधूरा नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनने के बाद से सरकार अपने सरोकारों से अभी भी बेहद दूर है। यह स्कूल दिल्ली के पूर्वी क्षेत्र पटपड़गंज इलाके में है। यह इलाका दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र है। इस स्कूल की पड़ताल के लिए हमें स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर की पोजीशन क्या रही होगी। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या हाल है इन सरकारी स्कूलों का। जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है, तो अन्य स्कूलों की बात ही क्या उप मुख्यमंत्री दांव पर खरे उतर पाएंगे? इसका आकलन हम तुरंत नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक तो जो स्थिति है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को उनकी मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाली का शिकार हो रहे नई पीढ़ी के नौनिहाल, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को इस संकट से क्या आप सरकार निजात दिला पाएगी? गौरव मिश्रा और सागर कुमार के साथ रविंद्र प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे, दावे बड़े बड़े, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए स्थिति बद से बदतर। लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। क्या लग रहा है आपको कि एक गंभीर समस्या है? हालांकि बजट बढ़ा दिया गया है, बजट को बढ़ाए जाने से क्या इस समस्या का हल हो पाएगा? देखिए, दिल्ली में जो शिक्षा का जो हाल आज आपने दिखाया है, मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है और सरकार केवल बजट बढ़ाकर जो वाहवाही लूटना चाहती है। मुझे लगता है जब तक सरकार और सरकारी अफसर इस ओर ध्यान नहीं देंगे, मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब सरकारी अफसर और बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, सफाई की हो, लैट्रिन की हो, स्टाफ की हो, जब आधे अधूरे मन से जो स्टाफ काम करेगा और ओवरबर्डन जो स्कूल होंगे, यहाँ पे 1400 की जगह 6-6 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे, और दिल्ली के भविष्य की जो ये कल्पना कर रहे हैं आज केजरीवाल सरकार जब से सत्ता में आई है, केवल खोखले नारे ही दिल्ली की जनता को दे पाई है और इनका काम करने का कोई मानस है नहीं जी। आज चाहे सीएम साहब, चाहे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अपने हो, चाहे पराये हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, हर आदमी से हर फील्ड पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ओपी शर्मा जी चीजों से आज यू टर्न कर चुके हैं। और बुरा हाल ये है कि पब्लिक के पैसे से पहले करोड़ों रुपए के बोर्ड लगाकर अपना चेहरा चमकाया, और अब लाखों रुपए के बिजली के जो बिल हैं वो आ रहे हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली के बच्चों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे, आज उनके जो एमएलए हैं अपने लिए। तो ओपी शर्मा जी क्या ये मानकर चला जाए कि आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे? क्या मुद्दा उठाया जाएगा गंभीरता के साथ? निश्चित रूप से उठाया जाएगा। और दिल्ली के जो बच्चे हैं उनका ये शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। एक अच्छे वातावरण में दिल्ली में रहने वाले जो बच्चे हैं, और विशेष रूप से वो बच्चे जो निम्न आय वर्ग से जिनका संबंध है, उन लोगों को मूलभूत सुविधा मिले। और अगर दिल्ली में यह हाल है तो देश का क्या हाल होगा? तो इसलिए मेरा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी लड़ाई झगड़े छोड़ें
और गवर्नेंस की तरफ ध्यान दें। चले बिल्कुल बिल्कुल ओपी शर्मा जी, और उम्मीद करते हैं कि प्रभावी ढंग से इस मुद्दे को उठाया जाए और इस मुद्दे पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया या फिर इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान जाए। इसी के साथ ऑपरेशन एजुकेशन एक और पड़ाव पर पहुंचा और ये पड़ाव था नंद नगरी। जब हमारी टीम यहां पर पहुंची तो यकीनन आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे कि स्कूल के गेट पर जैसे ही हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे, उनसे सिर्फ दुर्व्यवहार ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें भगाने के लिए पहलवान भी बुला लिए गए। आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट। ऑपरेशन एजुकेशन की टीम जब दिल्ली के नंद नगरी के एक सरकारी स्कूल में यह जानने के लिए पहुंची कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं, तो हमारे रिपोर्टर बिना कैमरे के एक आम आदमी की तरह स्कूल के गेट तक गए। तो पीटीए महोदय ने रौबदार आवाज में हमें रोका। जब हमारी टीम ने प्रिंसिपल से मिलने की बात कही तो न सिर्फ उन्हें रोका गया बल्कि उनके साथ बदतमीजी भी की गई और बाहर करने के लिए पहलवान को आवाज लगाई गई। पहलवान एडमिशन वगैरह के लिए आए, पहलवान एडमिशन वगैरह के लिए आए। सुनकर चौंक गए ना? जी हाँ, पहलवान को आवाज लगाई गई। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे रिपोर्टर के साथ बदतमीजी हुई और पहलवानों को बुलाया गया कि रिपोर्टर को बाहर फेंक दो। आपका क्या नाम है सर? अरे भाई को पर्सनली मत ले बात को। नहीं आप प्लीज वाली बात नहीं ना। मैं अगर ऐसे पहलवान एडमिशन वगैरह के लिए आए यहाँ पर 4 बजे का टाइम है, ये बच्चे को लेके आए, भेज रहा हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, बच्चे को नेचुरल का धमका रहे। नहीं धमका नहीं रहा मैं। अगर प्रिंसिपल साहब से मिलना हो 4 बजे और वैसे मिलना हो, वैसे नहीं, जबरदस्ती नहीं चलती है। हाँ ठीक है, जबरदस्ती नहीं चलती। हाँ मत लगा के प्लीज ठीक है आपकी बात। चलो पहलवान जी सिर पे चढ़ रहा है यार सिर भाई। अरे भाई चल देखो प्लीज चल बाहर, इतनी बदतमीजी मत करो। अरे बाहर चल बाहर। ठीक है वो मैं बता देता हूँ। तो देखा आपने कैसे हमारे रिपोर्टर के साथ बदतमीजी पर उतर आए ये पीटीए। सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं बल्कि इनकी बदतमीजी का शिकार यहाँ के आए हुए अभिभावक भी हुए। अभिभावकों के साथ भी पीटीए महोदय ने ऐसी ही बदतमीजी की और स्कूल में आए अभिभावकों को उनके बच्चों से भी मिलने नहीं दिया गया। करीब 1 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रिंसिपल साहब से आप इतने सारे यहाँ बच्चे भी खड़े हैं, उनको भी नहीं मिलने दे रहे आप। ये खड़े प्रिंसिपल, आप नहीं एंट्री होने दे रहे। मास्टर जी प्रिंसिपल से मिलने के लिए वही बात कर रहे हैं। तो सुना आपने कैसे बदतमीजी पर उतर आए नंद नगरी सरकारी स्कूल के कर्मचारी। जब स्कूल के गेट का ये हाल है तो स्कूल के अंदर की दशा क्या होगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की कैसी है ये एक और वानगी आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन एजुकेशन के दौरान एक ऐसी महिला से हमारी मुलाकात हुई जिसकी लड़की 12 में 2 बार फेल हो गई थी और उसने ये आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन उन बच्चों को पास करता है जो लोग स्कूल के अंदर पढ़ा रहे शिक्षकों को पैसे देते हैं, यानी कि उनसे कोचिंग लेते हैं, उनकी लिस्ट वो टीचर अपने पास रखते हैं और उन्हें पास करते हैं। दरअसल शिक्षा का ये व्यवसायीकरण सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर भी चल रहा है। हालांकि दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से जो स्कूल के अंदर शिक्षक होते हैं वो उनसे कोचिंग की फीस भी लेते हैं और उनकी लिस्ट बनाते हैं। जो बच्चा उनसे कोचिंग पढ़ता है उन्हें तो पास कर देते हैं, लेकिन जिसकी कोचिंग पढ़ने के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उन्हें फेल कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कैमरे के सामने क्लास 9th का एक लड़का अपनी पूरी बात बता रहा है, जरा उसको भी सुनते हैं। जो सर जी के घर पे ट्यूशन पढ़ते थे वही पास हुए बस। जो ट्यूशन पढ़ते थे वही पास। अच्छा, वो टीचर बार-बार 2 टीचर उसके फाइल लेके किताब लेके घर पे जाते थे मिलने, तेरे पे कुछ दे दे और हम तो तेरे लड़के को पास कर देंगे। बाकी और भी लगे हुए उस लड़के के पीछे ऐसे मांग रहा था वो पास करने के कर देंगे, लेकिन बाकी डर क्यों है कैमरे बोलने में? क्या नाम काट देंगे? बच्चे भी यही कह रहे हैं कैमरे में बोलने में नाम काटेंगे। तो जब लड़के पीछे पड़े हवलदार के लड़के के तो उसने कह दिया ये लड़के पीछे, ये मेरी पोल खोल देंगे, ये मुझे पकड़वा देंगे, तो भैया फेल ही रहने दो मेरे लड़के को।
मतलब पैसे लेने के बावजूद? नहीं पैसे नहीं लिए ना, डर गया ना वो। जैसे मेरे बच्चा फेल कर दिए और बच्चे सारे फेल कर दिए, बाकी पीछे सारी क्लास फेल कर दी उसने। आपकी बेटी ट्यूशन पढ़ती थी मतलब मास्टर से? नहीं, मैं इतनी काम में तो मेरा आदमी रिक्शा चलाता है। तो जो ट्यूशन पढ़ रहा है वो पास कर दे रहा है? पास कर दिया, नोट लेकर पास कर रहे हैं भैया, इतनी नोट मिल रहे हैं इनको, उसके बावजूद भी ये इनको फिर फ्री का चाहिए। समझ लो 1 साल लगता है पढ़ने में बच्चों के, 1 साल में बच्चा पास होता है, उसको तुम खराब कर दो। बच्चे लड़कियां हाथ काट रही हैं, ऊपर से गिर रही हैं, फेल होने की वजह से ऊपर से गिर रही हैं, फांसी खा रही हैं। लड़की आपकी मतलब अब नहीं पढ़ रही, पढ़ाई छोड़ दी, क्या करेंगे? 2 साल से पढ़ाते। 2 साल से पढ़ाते। तुम्हारे दोस्त पढ़ते हैं ट्यूशन का? कौन सी क्लास में आपकी लड़की? किस अंदर? 12वीं में लड़की 12वीं फेल करी है, 2 बार कर दी बेटा फेल। पता गरीब आदमी कहाँ तक करेगा, आप ये बताइए। टीचर के पास पढ़ते हैं, स्कूल के टीचर? हम लोग सुना रहे हैं, लेकिन शकल देख के कोई नहीं कह सकता हम वैसे ही बदतर है। तो इतनी गरीबी है ना हम में, इसलिए। किस क्लास में? 9 पास हो गए सब कुछ यहाँ बिरादरी 2 बच्चे पास। वैसे की तो मांग नहीं कर रहे। 4000 में देके पास हुआ। 4000 में 2 सब्जेक्ट में 4000 रुपए दे करके पास हो गया। ऐसा ही है भैया। और फेल होने के बावजूद मैं तेरा मुंह नहीं आने दूंगा, बस खाली इंसल्ट तो मेरे घर वाले की बात है ना। तू पढ़ रहा? तू नहीं ट्यूशन इनसे? नहीं, इनसे ट्यूशन नहीं पढ़ा मैं। तो जो पढ़े वो तो निकल गए, पिछले साल पास हुए। इसी साल 8 बच्चे पढ़े थे, 8 को पास कर दिया, और मेरे साथ के 6, 7, 8, 10 लड़के उन्हें भी सबको फेल कर दिया। लेकिन क्या सरकारी स्कूल के कर्मचारियों को गार्जियंस के साथ इसी रवैये के साथ पेश आना चाहिए? कब होगा दिल्ली के इन सरकारी स्कूलों में व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं का सुधार? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जहां दिल्ली को एक तरफ 100% साक्षर बनाने की बात करते हैं, कई स्कूल हमने ऐसे दिखाए जहां पर अंदर के हालात भयावह थे, तो वहीं पर अभी आनंद नगरी में जिस तरह से टीचर्स ने मिसबिहेव किया, आप यकीन मानिए इस तरह का मिसबिहेव अगर हमारे साथ करेंगे, गार्जियंस के साथ वहां पर करेंगे, तो आप सोच सकते हैं वहां पर पढ़ने वाले छात्रों पर इसका क्या असर पड़ता होगा। दिल्ली सरकार ने इस बार शिक्षा बजट में 106% की बढ़ोतरी की है। शिक्षा के इस बजट में क्या आने वाले समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, यह कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन एक बार ये हो भी गया तो इन स्कूलों में तैनात ऐसे कर्मचारियों को कैसे सुधारेंगे जो कि गार्जियंस को भी अपने बच्चों से मिलने पर बदतमीजी पर उतारू हो जाते हैं। दिल्ली की जनता को 100% साक्षर बनाने के लिए सरकारी शिक्षा को मजबूत बनाया जाए, यह बात तो दिल्ली सरकार को समझ में आ रही है। लेकिन सरकारी स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं और स्कूलों में हो रही बदतमीजियों से कैसे निजात मिले, सरकार को इन बातों पर भी ध्यान देना होगा। गौरव मिश्रा और सागर कुमार के साथ रविंद्र प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो ताज्जुब होता है ये तस्वीरें देखते हुए, यकीन मानिए बड़ा दुख होता है उस देश में जहां पीएम नरेंद्र मोदी देश को विश्व गुरु कहते हैं, वहां शिक्षा इतने सस्ते भाव बेची जाती है। क्या हालत हो गई है उस देश में शिक्षा की? ऐसे ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब लगातार हम ढूंढ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी से जुड़ने की कोशिश लगातार की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी से जवाब देने के लिए इस पूरे मुद्दे पर कोई नहीं है। आदेश जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, व्यक्तिगत तौर पर आपसे मेरा यह सवाल है कि जो स्थिति हम दिखा रहे हैं स्कूलों की, जो तस्वीरें आपने देखी हैं सरकारी स्कूलों की, क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे वहां? नहीं, हमने स्कूलों में 3 तरह की कैटेगरी अपने टाइम में की। आदेश जी, सवाल इस वक्त मेरा ये नहीं है, मैं जानती हूं कि कांग्रेस से तमाम चीजें की, इस सवाल पर भी मैं आऊंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी से अगर इस वक्त कोई हमारे साथ होता तो शायद वो तमाम जिम्मेदारियों के, तमाम चीजों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराता, और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता कि कांग्रेस ने क्या किया है। उस सवाल का जवाब भी मैं आपसे जरूर चाहूंगी, लेकिन पहले मेरा सवाल यही है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, क्या वाकई आप इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं, इनमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार का ध्यान आदेश बिल्कुल इस तरफ जवाब नहीं है। आप नहीं दे रहे हैं मेरा, सीधे शब्दों में मैं आपसे जवाब चाहूंगी, माफी चाहूंगी मैं आपसे, मैं हाँ और ना में आपसे जवाब जानना चाहती हूँ कि जो स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे या नहीं? बहुत बड़ा वर्ग इन्हीं स्कूलों में पढ़ता है और इन स्कूलों से IAS और IPS भी बन तो के गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से केजरीवाल जी का आज दृष्टि
दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बदला हुआ है। पर सरकार जो कहीं ना कहीं पथ भ्रमित हो गई है, आदेश जी, सरकार दिशा ही नहीं ले पा रही कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। माफी चाहूंगी आदेश जी मैं आपसे। आदेश जी आप पूरा सवाल मोड़ रहे हैं। आदेश जी केजरीवाल सरकार क्या कर रही है उसको लेकर हम पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने पूरी तफ्तीश की इस पूरे मसले पर कि 1 साल में केजरीवाल सरकार ने क्या किया है। लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे कुछ चंद शब्दों में पूछ रही हूँ कि जो हालत आप देख रहे हैं अभी, अगर आपके बच्चे इन स्कूलों में जाकर पढ़ाई करें तो क्या आप अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएंगे? मैं आपको वही बता रहा था कि हमने 3 तरह की कैटेगरी की, प्रतिभा विद्यालय बनाए, हमने सर्वोदय स्कूल बनाए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूसरे अलग थे जो है, तो 3 तरह का हमने इनका कैटेगराइजेशन किया हुआ था। 1500 रुपए जो है साल के बच्चों को देते थे। लड़कियों के लिए हमने लाडली योजना लेके आए, हम जवाब देने के लिए तैयार। लेकिन मैं यही कह आदेश जी ये विषय कोई बहस का विषय नहीं है। दुर्भाग्य होना चाहिए हमें हमारी स्थिति को देखते हुए। आप भी इसी देश में हैं, मैं भी इसी देश से हूं। अगर जहां शिक्षा के मंदिर की स्थिति हो तो कहीं ना कहीं दुखद स्थिति हो जाती है और तब जिम्मेदारी जब कुछ मजबूत कंधों पर होती है। चलिए आप गोल गोल कर रहे हैं। गौरव मैं आपके पास आना चाहूंगी। गौरव जवाब लेने की कोशिश में लगातार कर रही हूँ। हालांकि आम आदमी पार्टी है कि यहाँ पे कोई भी अपने बच्चों को कम से कम ये तस्वीर देखने के बाद से नहीं पढ़ाना चाहेगा। और आदेश जी शायद इस बात को सही तरीके से कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उनसे वो मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने समय में भी कोशिशें की थी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की और कुछ हद तक स्कूलों में गए भी थे। लेकिन यहां पे अभी आम आदमी पार्टी को जुमा 3 महीने हुए हैं, लेकिन हालात यही है, पानी के टैंकर रोज भर के चलते हैं और वहां भी जीपीएस लगाए जा रहे हैं टैंकर के अंदर कि कहीं पानी कहीं किसी पड़ोसी के यहां ना चला जाए, किसी गलत जगह ना चला जाए। आखिर इन स्कूलों का क्या कसूर है जहां पे पानी नहीं है? सवाल तो उनका भी बनता है, लेकिन वो इस पूरे डिबेट से गायब हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। अंजलि यहां पे ये है कि कोई भी नेता कम से कम ये तस्वीर देखने के बाद से मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में भेजेगा जहां 3-3 शिफ्ट में कक्षाएं चल रही हैं, बच्चे परेशान हैं, पंखे नहीं चलते स्कूलों के अंदर। और खुद मनीष सिसोदिया के क्षेत्र का यह हाल है कि वहां पर जो वाटर कूलर है उसको बता रहे बच्चे स्टोर रूम में बंद करके रखा हुआ है। आखिर किस तरीके से वहां पे बच्चे पानी पिएंगे गर्मी के दिनों में? समस्याएं हैं। बिल्कुल आदेश जी, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि आपने मैं बुराड़ी से संबंध रखता हूं, बुराड़ी की बिल्डिंग को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने डेंजरस घोषित किया हुआ, फिर भी वहां पे स्कूल बंद हो गया। हम लोग केजरीवाल जी को भी मिले, वहां के पेरेंट्स ने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन किया, लेकिन उसके बावजूद जो है केजरीवाल जी से मिलने के बाद लोगों बच्चों को वहीं पे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जो है। अब वो क्या होता है कि 3-3 दिन आ रहे हैं जो बच्चे। लेकिन आदेश क्या आप लोग डेंजर बिल्डिंग घोषित कर दिया तो कम से कम उसके अंदर तो बिल्कुल किसी भी कीमत पे बच्चों को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। अभी अंजलि जी ने कहा कि अगर भूकंप आ जाए तो भूकंप तो बाद की चीज है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, वो तो सामान्य हालात में सुरक्षित नहीं है, वो सामान्य हालात में भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है क्योंकि सरकार का ध्यान ही कहीं और है, सरकार का ध्यान दिल्ली के लोगों की सुविधाएं देने के लिए नहीं है। लेकिन आप लोग सरकार का ध्यान आपके पास आना चाहूंगी। लगातार हम बहस कर रहे हैं। अभी ओम प्रकाश जी कह रहे थे, ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बजट बढ़ाया है, लेकिन सच्चाई ये कि बजट के अंदर भी एक हफ्ते में बजट देते हैं, उसी हफ्ते में दोबारा से टैक्स की प्लानिंग करनी पड़ती है और पेट्रोल डीजल के ऊपर वैट बढ़ा के जो है दिल्ली के लोगों को और धकेल महंगाई में धकेल ले रहे हैं। आज दिल्ली में दाल कोई 100 रुपए से सस्ती नहीं है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। इस पर भी आएंगे, दाल सस्ती कराने पर भी आएंगे। अभी यहाँ पे दाल और सब्जी की बहस नहीं चल रही, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था की बहस चल रही है। आदेश जी मैं एक सवाल लूंगा ओपी जी से भी। सवाल यह है कि ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद क्या आप लोग जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर से कम मुलाकात करेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिखेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे? क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बजट का भाषण पढ़ा गया था विधानसभा के दौरान, तकरीबन 45 मिनट की पूरी स्पीच थी मनीष सिसोदिया की। आखिर अब क्या करेगी मनीष सिसोदिया की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार, उसे आप लोग संज्ञान में देंगे ओपी जी? आज दिल्ली में इतना दुर्भाग्य है कि 1 महीने में केवल 12 दिन बच्चा स्कूल जाता है, ये मजबूरी है, और 18 दिन वो बच्चा स्कूल से दूर रहता है। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में है तो ये बड़े शर्म का विषय है प्रशासन के लिए। और वो प्रशासन रोज नए नए सगुफे छोड़कर चारों तरफ लड़ाई करके अधिक से अधिक अधिकार चाहता है और अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है, अपना जो दायित्व है, उसको निभाने के लिए वो तैयार नहीं है। हमारे नौनिहालों के लिए लेकिन आप लोग क्या ये दायित्व उनको याद दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे? ओपी जी आप लोग ये दायित्व याद दिलाएंगे मनीष सिसोदिया जी को?
जब यहाँ देखा है तो ये तो हम तो लगातार शिक्षा व्यवस्था के ऊपर अपना सवाल उठाते रहे हैं। अभी आप पूरे स्कूलों को कवर नहीं कर पाए हैं। दिल्ली में बहुत से ऐसे स्कूल हैं। मैं दर्जनों भर स्कूलों में गया हूँ, लेकिन समस्याएं हर जगह थी। बारी बारी से हम पूरे इस 1 घंटे के प्रोग्राम में उनको नहीं दिखा सकते। बहुत गंदी समस्याएं हैं। अभी और भी ऐसे स्कूल हैं और ये दुर्भाग्य है कि महीने में 12 दिन बच्चा पढ़े और 18 दिन स्कूल से दूर रहे। ये दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं और कैसी आदर्श दिल्ली की ये कल्पना करते हैं। तो ये जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेकर ये जो अराजकतावादी लोगों का एक झुंड दिल्ली के अंदर आज द्वंद्व मचा रहा है, ये उसके मुंह पे एक कालिख पोती जा रही है जो आप दिखा रहे हैं उसके द्वारा। चलिए, बिल्कुल संजय, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, समय बहुत ज्यादा हमारे पास। मुझे लगता है कि ये जो भी डिबेट है ये बहुत ही एक सीमित होने चाहिए कि हमें क्या करना है, आने वाले समय में क्या करना है। जो विपक्ष है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, भले ही विपक्ष छोटा हो, भले ही वो 67 हो या 3 हो या कांग्रेस हो, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका यहीं पे होती है कि वो इन मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए, सरकार के सामने उनको मजबूर करे कि वो इन चीजों को जल्द से जल्द लागू करें। निश्चित रूप से दबाव बनाएंगे। हाँ, ये क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आप डेमोक्रेटिक में आपको जनता ने चुना है, आपको वोट परसेंटेज दिया था जनता ने, और इसीलिए दिया था कि आप उन बातों को रख सकें जिसकी जरूरत है बच्चों के लिए, चाहे किसी भी मुद्दे पर। मुझे लगता है कि सबके लिए है, चाहे वो आदेश जी की बात करें, चाहे ओपी शर्मा जी की बात करें, ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि केजरीवाल सरकार को ये लोग घेरें और उनको दबाव। बिल्कुल संजय, और ये उम्मीद कर रहे हैं ओपी शर्मा जी हम कि मुद्दा उठाया जाएगा और गंभीरता से उठाया जाएगा ताकि इस पूरे मुद्दे पर कोई बड़ा हल निकल सके। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो यही कहा जा सकता है इस वक्त कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षा लगातार तार हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि बेहतर तस्वीर दिल्ली की देखने को मिलेगी। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।